ओके। तो आपका जेई मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, ठीक। अब आगे की प्रिपरेशन के लिए, पर्टिकुलरली जेई एडवांस के लिए, हम एक पीवाई क्यूज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हर एक वीडियो में एक चैप्टर का पीवाई क्यूज जो है, जो भी इम्पॉर्टेंट पीवाई क्यूज है, खास करके अभी आपके पास टाइम की कमी है, तो बिना कुछ फालतू का वेस्ट किए हुए, मतलब आपका टाइम बर्बाद किए हुए, इधर उधर के बिना बकवास किए हुए, इस सीरीज में हम एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर का जो पीवाई क्यूज है, वो भी खास करके रिसेंट ईयर का, पिछले 10 सालों के आसपास, 10-12 साल 15 साल भी जा सकता है, उसके पीवाई क्यूज को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यही सीरीज चलने वाला है, मतलब ऐसे ही चीज़ें इसमें साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के जो इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स होता है वो भी हम सीखते चलेंगे, ठीक। कुछ भी इधर उधर की बकवास नहीं होगा, इधर उधर की बातें नहीं होगी, ज़्यादा बिना मतलब का ज्ञान नहीं दिया जाएगा, वो ऑलरेडी आपको बहुत जगहों से मिल रहा होगा। यूट्यूब पे यही चल रहा है, 10 दिनों में प्रिपरेशन, 15 दिनों में प्रिपरेशन फुल, मतलब कुछ नहीं पढ़े हो 15 दिन में फुल प्रिपरेशन, तो ऑलरेडी आपको पूरा ज्ञान दिया जा रहा है। तो हम यहाँ पे मतलब वो ज्ञान देने की कोशिश ना करेंगे, ठीक। जो भी पीवाई क्यूज है हम उसी पे अपना फोकस करेंगे, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, आप झटपट मतलब वीडियो देखो, पीवाई क्यूज सॉल्व करो और निकलो, और जो आपका बाकी का काम है, अदर सब्जेक्ट्स, अदर बोर्ड्स का कितने लोगों का होगा, वो प्रिपरेशन करो, ठीक। तो इसी वीडियो में भी बिना कुछ आगे अब बकवास किए हुए चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज अपना फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर्स के जो पीवाई क्यूज है वो सॉल्व करेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, Young's modulus of elasticity y is expressed in terms of three derived quantity, namely gravitational constant g, capital G, Planck's constant and speed of light c. Y is equal to this, कुछ रिलेशन दे रखा है, which of the following option is correct। ठीक है, मतलब यंग्स मॉडुलस को इन सभी क्वांटिटी के टर्म्स में लिखा जा रहा, तो ऐसे कुछ लिखा गया, तो हमें अल्फ़ा, बीटा और गामा की वैल्यू इसमें क्या होगी वो कैलकुलेट करना है, ठीक। तो क्या करेंगे, सबका पहले तो यूनिट लिखना पड़ेगा। तो यंग्स मॉडुलस का यूनिट क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेन का तो कुछ यूनिट होता नहीं है, स्ट्रेस का यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स बाई एरिया, ठीक। अच्छा, अब इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे टर्म्स मिलने वाले हैं, तो ये है फर्स्ट चैप्टर, लेकिन जो भी इसका यूनिट होगा वो अदर अदर चैप्टर से आएगा, ठीक। तो अभी आपके लिए तो ठीक है कि आपने पूरा बुक पढ़ रखा है, मतलब पूरा 2 साल का सिलेबस कवर कर रखा है, तो आपको ये चीज़ें पता होगी, यंग्स मॉडुलस क्या है। ये फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम होती है, ठीक, तो वहाँ पे सब कुछ बताया जाता है कि ओके यंग्स मॉडुलस ये होता है, स्ट्रेन ये होता है, स्ट्रेस ये होता है, ठीक। तो अभी आप सब कुछ जानते हो, एटलीस्ट मिनिमम एक्सपेक्टेशन ये है, ठीक। तो यंग्स मॉडुलस इजिकल टू क्या, फोर्स बाई एरिया और डिवाइडेड बाई, मतलब स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का कुछ यूनिट होता नहीं है, तो बस स्ट्रेस वाला ही हम यूनिट लेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ यूनिट से मतलब है और कुछ मतलब नहीं है, मतलब उसका डायमेंशन से। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml (T⁻⁻²) और एरिया क्या क्या, L²। तो यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, ml⁻⁻1 T⁻², ठीक। बाकी का अगर देखें तो कैपिटल जी का क्या हो जाएगा यूनिट, वो देखा जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक। तो इसका अगर यूनिट लिखे तो क्या, न्यूटन मतलब फोर्स क्या, ml(T⁻²) मीटर स्क्वायर L² बाई केजी स्क्वायर, मतलब m का स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m⁻⁻1 L⁻3 T⁻², ठीक। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ न्यू होता है फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, 1/टाइम पीरियड। तो एनर्जी इनटू टाइम जो होगा, जो यूनिट होगा वो प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml² T⁻², और इनटू टाइम तो टी और एक मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो डायमेंशन होगा क्या, ml² T⁻⁻1, ठीक। सी क्या, स्पीड ऑफ लाइट है, तो क्या हो जाएगा, L⁻⁻1, ठीक। अब क्या किया जा रहा है, यंग्स मॉडुलस को, तो ये जो यंग्स मॉडुलस है ml⁻⁻1 T⁻⁻², अब ये मेहनत वाला काम है, ठीक। तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, पर एग्जाम में आप थोड़ा फास्ट करोगे। ये हो गया। अब बाकी के जो हैं, सी का C⁴ मतलब L⁻⁻1 अल्फ़ा, H⁴ बीटा, तो H का डायमेंशन क्या,
ml² T⁻⁻1 टू द पावर बीटा और g⁻γ। तो g मतलब क्या, ये वाला क्या मसाला है, m⁻⁻1 L टू द पावर 3 T⁻⁻2 टू द पावर गामा। ठीक, तो ये बना कुछ। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल इधर सबका m का अलग अलग लिखेंगे जो स्टैंडर्ड अपना प्रोसीजर होता है, फिर इक्वेट कर देंगे। तो m का पावर कितना, बीटा प्लस गामा। ठीक, m का पावर बीटा माइनस गामा। l का पावर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 2 बीटा 3 गामा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। t टू द पावर क्या, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 2 गामा। अब इसी को इधर वाले से इक्वेट करें अगर हम इस मसाला से, तो इस मसाला को सिंपल यहाँ कॉपी करते हैं। अब दोनों साइड LHS RHS इक्वेट करें तो क्या मिलेगा, बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 1 m का पावर इक्वेट करने पे। ठीक, l को अगर पावर इक्वेट करें तो क्या, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू -1, और क्या माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 2 गामा इज इक्वल टू -2। इसमें से माइनस माइनस सबको ख़त्म कर दे तो सब प्लस बन जाएगा। ठीक, अच्छा अब ये दो इक्वेशन है, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बीटा गामा में एक अपने को इक्वेशन मिलेगा। बेसिकली अपने को 3 इक्वेशन 3 अननोन, तो इसको सॉल्व करना है 1 2 3। तो हम क्या करते हैं, सेकंड माइनस थर्ड करते हैं। तो वो करेंगे तो क्या होगा, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 -3 बन जाएगा। ठीक, और जो फर्स्ट इक्वेशन है क्या, बीटा प्लस गामा होगा, 3 गामा -2 गामा प्लस गामा। ठीक, और ये इक्वेशन है। अगर अब इसको और इसको अगर हम ऐड करें तो क्या होगा, गामा गामा कैंसिल होगा, 2 बीटा इजिकल टू -3 + 1 -2 हो जाएगा। तो बीटा इजिकल टू क्या, -1 बन जाएगा यहाँ से। तो बीटा -1, अब बीटा की वैल्यू अगर इसमें डाले तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 माइनस बीटा, तो प्लस बीटा हो जाएगा तो -2 बन जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इन दोनों में से जो भी पसंद हो एक पसंद करके उसमें बीटा और गामा की वैल्यू डाल देंगे। तो लेट से इसमें डाल देते हैं। तो बीटा प्लस 2 गामा कितना हो जाएगा, बीटा प्लस 2 गामा कितना, -3। उसको उधर भेजे तो +3, तो 3 2 5, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। यही होगा। 2 2 जब 4 5, नहीं, बीटा प्लस 2 गामा करें तो -4 और -1, तो -5 होगा। -5 को उधर भेजे तो +5, तो 5 + 2 7 हो जाएगा। ठीक, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। तो बस यही अल्फ़ा बीटा गामा ऑप्शन में दे रखा है, वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्या आया, अल्फ़ा 7 -1 -2, अल्फ़ा 7 -1 -2, फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है। ठीक, तो अपना जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये अपना जो हुआ मतलब फाइनल आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, कंसिडर एन एक्सपेंडिंग स्फीयर ऑफ इंस्टेंटेनियस रेडियस कैपिटल R व्हिच टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मतलब एक स्फीयर है जो कि एक्सपेंड कर रहा है, लेट्स से ऐसा कुछ। बोल रहा है कि द एक्सपेंशन इज सच दैट द इंस्टेंटेनियस डेंसिटी रो रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम। मतलब ये एक्सपेंड कर रहा है लेकिन इंस्टेंटेनियस डेंसिटी जो है वो पूरा वॉल्यूम में सेम ही है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि इधर का डेंसिटी कम हो गया इधर का डेंसिटी ज़्यादा, पूरा थ्रू आउट सेम है। ठीक, द रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज ऑफ डेंसिटी मतलब 1/ρ d⁻dt इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, द वेलोसिटी b ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ एक्सपेंडिंग स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली एक एक्सप्रेशन दे रखा है 1/ρ d⁻dt का जो है वो कांस्टेंट है। तो इसको कुछ कांस्टेंट है तो c मान लेते हैं, c एक कांस्टेंट है। और एक इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है कि टोटल मास ऑफ द इसका जो है वो भी कांस्टेंट है, कि मास भी चेंज नहीं हो रहा है। मतलब जितना मास है वही मास एक्सपेंड कर रहा है। तो अगर कोई पॉइंट इसके सरफेस पे हो तो उसका वेलोसिटी क्या होगा या फिर उसका स्पीड क्या होगा वो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो और इंस्टेंटेनियस रेडियस कैपिटल R दे रखा है। तो बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है, dr/dt की वैल्यू क्या होगी, मतलब dr/dt ही v होगा
और उस v की वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। बेसिकली वो कैसे प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो बेसिकली हमें ये वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। तो रो को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी का कुछ फॉर्मूला याद हो तो, डेंसिटी क्या, मास इंटू वॉल्यूम। टोटल मास यहाँ पे सेम ही है, वॉल्यूम क्या, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखा जाए तो 4m/3 पाई इसको लिख सकते हैं इंटू आर क्यूब। और ये जो बाकी का मसाला है, सारा मसाला कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को यहाँ पे हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि एट द एंड हमें सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी चेक करना है कि कैसे प्रोपोर्शनल होगा। तो रो को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब मान सकते हैं, ठीक। तो अगर हम इसमें डालें तो ये क्या हो जाएगा, 1/r³ और d/dt ऑफ रो, रो मतलब क्या, आर क्यूब। तो ये अगर चेक करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/r³, और आर क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 3r² dr/dt, ठीक। अब ये क्या आया, मतलब ये तो कांस्टेंट है एक, तो मतलब तो ये कांस्टेंट का कांस्टेंट ऐसे कैसे ही रहेगा, ठीक। ये कैंसिल होकर क्या बनेगा, 1/R dr/dt। कांस्टेंट का कुछ लोचा नहीं है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं 3 को। तो यहाँ से जो dr/dt आया वो क्या आया, CR, मतलब जो dr/dt मतलब कि जो भी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कैपिटल आर के, ठीक। यही हमें कैलकुलेट करना था कि मतलब वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस किसके प्रोपोर्शनल होगा, कैपिटल आर के प्रोपोर्शनल होगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो बस यही कैलकुलेट करना था इसमें, ठीक। अगला सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज E, इलेक्ट्रॉन मास me एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h, ठीक है। Coulomb's constant k is equal to this, where epsilon naught is the permittivity of vacuum. In terms of this physical constant, the dimension of the magnetic field B is expressed like this. Then the value of alpha plus beta plus gamma plus delta will be क्या होगा, ठीक। अब ये भी सिर्फ वही मेहनत वाला काम है। पहले तो इन सब का हम यूनिट चेक करेंगे, ठीक, और सबका यूनिट लिखेंगे और उससे अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा की मतलब समेसन, इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकालना है, बस जस्ट उनका समेसन क्या होगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक। तो करते हैं। तो बाकी अगर बारी बारी से देखें सबका, तो पहले क्या है, ये बी क्या है, एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड ही है या कुछ और है, मैग्नेटिक फील्ड ही बोल रहे हैं, ठीक। तो बी का यूनिट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का अगर यूनिट लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, एफ इजकल टू होता है क्यू वी क्रॉस बी, मतलब क्यू भी बी, या फिर एफ इजकल टू आई एल बी होता है एक, ये भी होता है। तो यहाँ से अगर बी का यूनिट लिखे तो फोर्स बाई करेंट इनटू लेंथ हो जाएगा। तो फोर्स क्या, ml, फोर्स ml T⁻⁻² बाई करेंट इंटू लेंथ, ये। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, बी का m(a⁻⁻1) इंटू T⁻⁻², ये बन जाएगा, ठीक। तो ये हुआ बी का यूनिट। आगे देखें अगर, और क्या है, ई क्या है, एक तरह का चार्ज है। तो चार्ज का यूनिट क्या लिख सकते हैं, कूलम इंटू टाइम, सॉरी कूलम इजकल टू करेंट इंटू टाइम, तो ए इंटू टी, ठीक। तो ये हो जाएगा। बाकी क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट एच, तो एच की प्लैंक्स कांस्टेंट क्या, ई इजकल टू एच न्यू होता है, मतलब 1/t, ई इजकल टू एच न्यू, न्यू क्या मतलब 1/टाइम पीरियड। तो ई इंटू टी जो होगा वो प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा। तो ई क्या, ml² T⁻⁻² इंटू टी, तो ये क्या बन जाएगा, ml² T⁻⁻1, ये प्लैंक्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट, अच्छा यहाँ पे क्या के है, तो के का डायरेक्ट अगर डायमेंशन लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, मतलब एफ इजकल टू होता है के Q1Q2/r², ठीक। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन क्या, ml T⁻⁻² इंटू L², तो L² डिवाइडेड बाई चार्ज का स्क्वायर। तो चार्ज को क्या, AT लिख सकते हैं, तो A² T², ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, ml⁻³ T⁻⁻4 A⁻², ठीक। मतलब के का अपने को एक्सप्रेशन ये मिल गया, ठीक।
अब क्या करते हैं, अब इस वाले में सबका जो डायमेंशन है वो डाल देते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। तो अगर इसमें डाल दे तो बी का क्या, बी इजकल टू क्या, एम ए टू द पावर -1 टी टू द पावर -2 इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज का ए टी टू द पावर अल्फा, एम ई मास टू द पावर बीटा। मतलब बेसिकली हम इसमें सबका यूनिट डाल रहे हैं। तो बी का यूनिट ये हो गया, चार्ज का यूनिट ए टी, एम ई मतलब मास, इलेक्ट्रॉनिक मास है तो मास का यूनिट क्या, डायमेंशन, सॉरी यूनिट नहीं डायमेंशन, मास का डायमेंशन क्या है, एम, ठीक। एच का डायमेंशन क्या, यहाँ पे हमने देखा ml² टी टू द पावर -1, एच गामा, ठीक। और फिर के डेल्टा, तो के क्या है, ml3 टी टू द पावर -4 ए टू द पावर -2 डेल्टा, ठीक। अब ये हो गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, बेसिकली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इंडिविजुअल वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना है, सबका समेसन कैलकुलेट करना है, ठीक। तो कुछ अगर जुगाड़ लगाएं, जुगाड़ लग सकता है क्या, डायरेक्ट मिल जाए कुछ। अगर m का हम पावर इक्वेट करें, m का जो एक्सपोनेंट है, तो हमें क्या मिलेगा, इधर से 1 इज इक्वल टू, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, इधर क्या, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1। अल्फ़ा इधर लग जाता तो काम ही बन जाता, पर अल्फ़ा नहीं आ रहा, फिर तो मेहनत करना पड़ेगा फिर। तो अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, फिर बाकी का कोएफिशिएंट देखते हैं, उसको इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ए का कोएफिशिएंट इक्वेट करें तो क्या होगा, ए यहाँ से अल्फ़ा और ए इसमें है, ठीक। तो 2 डेल्टा, तो अल्फ़ा -2 डेल्टा इज इक्वल टू -1, ये दूसरा इक्वेशन बना। टी का अगर कोएफिशिएंट इक्वेट करें तो क्या, अल्फ़ा माइनस गामा और ये -4 डेल्टा, माइनस गामा -4 डेल्टा इज इक्वल टू -2, ठीक। एल इधर है नहीं तो एल का पावर 0 हो जाएगा, तो इधर में L2 गामा और 3 डेल्टा, तो 2 गामा प्लस 3 डेल्टा इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आया, ठीक। अपने पास 4 इक्वेशन 4 अननोन, तो मतलब बेसिकली हम सबका इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, पर वैसा हम नहीं करेंगे। हमें सिर्फ इसमें अगर बीटा अल्फ़ा की वैल्यू डाल दें, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू अगर हमें पता हो तो डाल देंगे तो सीधे हमें मिल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे कि इन 3 इक्वेशन का यूज करके सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और इसमें देखा जाए तो 3 अननोन है, मतलब अल्फ़ा, डेल्टा और गामा, सही है, बीटा नहीं आ रहा है। तो मतलब ये देखा जाए तो 3 इक्वेशन 3 अननोन, तो इससे हम तीनों का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम सिर्फ अल्फ़ा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको इसमें डाल देंगे, तो ज़्यादा सहूलियत होगा हमें। तो बस वही प्रोग्राम रखते हैं। तो इसमें कैसे करें, अच्छा इसको हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन का यूज करके डेल्टा और गामा को डेल्टा, ठीक है। तो इसका यूज करके हम अल्फ़ा को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा इजकल टू क्या हो जाएगा, -1 + 2 डेल्टा, और इसको अगर करें तो गामा को क्या लिख सकते हैं, -3 डेल्टा बाई 2। तो यहाँ से अल्फ़ा और गामा दोनों डेल्टा में कन्वर्ट हो गया, उसको इसमें डाल देते हैं, तो पूरा का पूरा इक्वेशन ही डेल्टा बन जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या, -1 + 2 डेल्टा माइनस गामा, गामा कितना, -3 डेल्टा बाई 2 -4 डेल्टा इज इक्वल टू -2। इसको सॉल्व करें तो क्या, ये -1 को उधर भेजे तो +1 में जाएगा, तो इधर -2 + 1 -1 बन जाएगा। बाकी इधर देखें तो क्या, 2 डेल्टा और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 2 + 3/2 और ये -4, डेल्टा को खोपचे में ले लेते हैं बाहर, इजिकल टू दिस हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या बना, बेसिकली -2 बनेगा, तो 3/2 -2 कितना हो जाएगा, -1/2, ठीक। डेल्टा इजिकल टू -1, तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या आई, माइनस माइनस खत्म, डेल्टा की वैल्यू 2 हो गया, ठीक, 2 ही होगा, यस। तो डेल्टा इजिकल टू 2, तो डेल्टा की वैल्यू अगर हम इसमें डाल दें फर्स्ट वाले इक्वेशन में, नहीं डेल्टा की वैल्यू नहीं डालेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू, तो डेल्टा इजिकल टू 2 हुआ, तो अल्फ़ा की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो क्या आएगा अपने को, अल्फ़ा इजिकल टू -1 + 2 डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू 2, तो 2 × 4 -1,
3 हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई 3। अब अल्फ़ा की वैल्यू फर्स्ट में अगर डाल दें तो क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इजकल टू 1, और अल्फ़ा डाले हैं तो इधर 3, तो 1 + 3 4, यानी कि जो हमसे पूछा जा रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना होगा, तो वो 4 के बराबर होगा। तो अपना जो होगा यहाँ पे 4 फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मेहनत वाला काम था, ये सब क्वेश्चंस मेहनत वाला ही होता है, तो ये सब थोड़ा कैलकुलेशन सही करें और चीज़ें थोड़ा फास्ट करें तो सॉल्व तेज़ी से होगा। ठीक, ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन एज ई टी इजकल टू दिस। ठीक है, वेयर अल्फा इज दिस, द मेजरमेंट ऑफ ए हैज एन एरर ऑफ 1.25%. If the error in the measurement of time is this, the percentage error in the value of et will be et at time t is equal to 5 second will be क्या होगा। ठीक है, ये सवाल दे रखा है। तो एक अपने को एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पर ई टी इजकल टू ए स्क्वायर एक्सपोनेंट माइनस अल्फा टी। ये एक्सपोनेंट का मतलब क्या, ई टू द पावर, मतलब इसको ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा टी ऐसे लिखा जा सकता है। अब एरर इन परसेंटेज एरर इन ए दे रखा है। परसेंटेज एरर इन ए का मतलब क्या हुआ, डेल ए बाई ए इंटू 100। वो परसेंटेज एरर इन ए वो दे रखा है 1.25%। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम, परसेंटेज एरर इन टाइम भी दे रखा है, मतलब डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इजकल टू 1.5%। और हमसे एरर पूछा जा रहा है व्हाट विल द परसेंटेज एरर इन ई, मतलब ई में ही परसेंटेज एरर कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, तो जब भी एक्सपोनेंट में अगर मतलब ई टू द पावर समथिंग में हो तो हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो इसको क्या लॉग अगर दोनों साइड ले लें तो इसको क्या लिख सकते हैं, ln e, लेट से टी को जस्ट स्किप करते हैं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, हम जानते हैं कि e जो है टी का फंक्शन है। इसको क्या लिख सकते हैं 2 ln a, और ये माइनस अल्फ़ा टी हो जाएगा। ठीक, अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें दोनों साइड, डिफरेंशियल कैलकुलेट करें तो क्या होगा, ln का डिफ्रेंशिएशन 1/e, ln x का 1/x होता है, तो 1/e de, टू सेम 1/a dA, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा, तो एक कांस्टेंट है तो ये dt का डिफरेंशियल सिंपली dt हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो मतलब यहाँ डेल्टा ए या फिर डी ए दोनों ही लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये डी ए बाई ए इंटू 100 का ही वैल्यू है, तो यहाँ पर हमने डी ए के टर्म में लिखा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा ई बाई ई इजिकल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए बाई ए माइनस अल्फ़ा डी टी। ठीक, अब इसमें हम क्या करें, दोनों साइड 100 से, मतलब इसको डेल्टा टी लिख सकते हैं डी टी को। अब दोनों साइड 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, तो इधर भी 100, इसमें भी 100 और इसमें भी 100। ठीक, अब इसका जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करना है। ये क्या है, परसेंटेज एरर इन ई, यही हमें पूरा का पूरा मसाला जो है वो कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल टू, ये क्या है, ये नहीं, ये क्या है, परसेंटेज एरर इन ए, उसकी वैल्यू दे रखी है 1.25%। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.25 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे 0.2, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0.2। ठीक, और डेल्टा टी इंटू 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा टी इंटू 100 का वैल्यू बेसिकली हमें चाहिए, तो वो क्या है, टी से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। और टी की वैल्यू कितना दे रखा है, कब हमें कैलकुलेट करना है, टी इजकल टू 5 सेकंड पे। तो टी इजकल टू 5 सेकंड पे डेल्टा टी इंटू 100 कितना हो जाएगा 5 इंटू 1.5, तो हम इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 1.5, तो ये कितना बन जाएगा 2.5 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या, ये मल्टीप्लाई करोगा तो 1 हो जाएगा, तो 1, और ये क्या सिंपल 1 इंटू 1.5 1.5 ही होगा। ठीक, अच्छा एक बात और ध्यान देंगे, ये एरर कैलकुलेट करते समय हम हमेशा ऐड करते हैं। ठीक, क्योंकि एरर जो इसमें मैक्सिमम एरर होगा वो दोनों का समेसन ऑफ एरर होगा। ठीक, तो यहाँ पे एरर कैलकुलेट करते टाइम हम यहाँ कुछ भी हो, एक्चुअल एक्सप्रेशन में कुछ भी हो, यहाँ पे प्लस ही करेंगे। ठीक, ये एरर कैलकुलेट करते टाइम हम करते हैं। ठीक,
तो ये जो है एरर है एक तरह से। तो एरर इन ई जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एरर इन ए प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ एरर इन टी, दोनों ऐड होगा। तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक, यहाँ भी प्लस होगा। तो 2.5 प्लस 1.5 ये कितना हो जाएगा 4 परसेंटेज में होगा, ऑब्वियस है क्योंकि ये परसेंटेज एरर इन ई है, ठीक। और वही हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल द परसेंटेज एरर इन ई, तो ऑलरेडी परसेंटेज पूछा जा रहा है तो जस्ट हम 4 रिपोर्ट करेंगे। 4 क्या परसेंटेज में बाय डिफ़ॉल्ट वो लेगा, तो जिसका फाइनल आंसर होगा मतलब यही 4 हो जाएगा, ठीक। तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अगले सवाल के तरफ प्रस्थान करते हैं। अब ये लंबा चौड़ा कंप्रीहेंशन है एक, इसको देखते हैं, ठीक। तो ये क्या बोल रहा है, इफ़ द मेजरमेंट error in all the independent quantity are known, then it is possible to determine the error independent quantity. This is done by the use of series expansion and truncating the expansion at the first power of the error, ठीक है। For example, consider the relation yz is equal to this, the error in this is this, and respectively the error in this will be this, okay, ठीक है। The series expansion of this will be this, the relative error in the variable are always added, so एरर इन जेड विल बी दिस, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर जेड इजकल टू एक्स बाई वाई है तो जो एरर इन जेड होगा मतलब डेल जेड बाई जेड जो होगा वो डेल एक्स बाई एक्स प्लस डेल वाई बाई वाई के बराबर होगा एट द एंड। ये बातें बोली जा रही है, ठीक। द एबव डेरिवेशन मेक द अजम्पशन डेट डेल एक्स बाई एक्स जो है मतलब छोटा है, ठीक है, इसीलिए उसका जो हाईएस्ट पावर है वो नेग्लेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब सवाल बोल रहा है कंसिडर द रेशियो आर इज इक्वल टू दिस टू बी डिटरमाइंड फॉर मेजरिंग द डायमेंशनलेस क्वांटिटी ए, ओके। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए इज डेल ए एंड डेल ए बाई ए इज वेरी वेरी लेस देन 1, देन व्हाट इज द एरर डेल आर इन डिटरमाइनिंग आर, ठीक है। तो आर का एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, आर इज इक्वल टू रखा है 1 माइनस ए बाई 1 प्लस ए। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरर इन आर मतलब डेल आर का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें ऊपर क्या सिखाया गया था कि अगर जेड मतलब अगर जेड इजकल टू एक्स बाई वाई हो तो डेल जेड बाई जेड जो होता है मतलब डेल जेड को अगर इधर लाएं तो डेल जेड बाई जेड क्या डेल एक्स बाई एक्स प्लस डेल वाई बाई वाई के बराबर होता है। तो अगर हम उसी सिद्धांत को यहाँ पर यूज करें जो कि स्टैंडर्ड भी होता है, आपने पढ़ भी रखा होगा, तो यूजुअली जितने कंप्रिहेंशन होते हैं वो पढ़ा लिखा ही होता है। अगर आपने पढ़ रखा है तो उसी का कुछ थियरी बेसिकली दे देगा या फिर कुछ नया हाइपोथेटिकल भी बना देता है। तो पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं कि स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने चले गए। एक बार इसको ध्यान से जरूर पढ़ लें कि क्या पढ़ा हुआ है वही दे रहा है या कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाया हुआ है। कभी कभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना देता है और उसके बेसिस पे कंप्रिहेंशन दे देता है, तो वहाँ एक अलग थियरी ही लगता है। जो उसमें दे रखा है वही थियरी लगाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड वाला ही है, कुछ नया नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल आर बाई आर जो होगा वो डेल्टा ऑफ 1 माइनस ए बाई 1 माइनस ए प्लस डेल्टा ऑफ 1 प्लस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए के बराबर होगा, ठीक। अगर ये कैलकुलेट करें तो कितना होगा, तो अब डेल्टा ऑफ दिस मतलब क्या, डेल्टा ऑफ ए माइनस डेल्टा ऑफ सॉरी मतलब ये क्या डेल्टा ऑफ 1 माइनस डेल्टा ऑफ ए तो बेसिकली प्लस होगा। पर इसका डेल्टा ऑफ 1 एक क्या है, कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसका कुछ भी एरर होगा ही नहीं। तो बस एक वाला एरर बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली डेल्टा ए बाई 1 माइनस ए। और यहाँ प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एरर हमेशा हम ऐड करते हैं। इसको हम एक्सपेंड करें तो क्या होगा, डेल 1 माइनस डेल ए होना चाहिए। पर चूँकि ये एरर है तो एरर हमेशा जितने भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होते हैं सबका एरर हम जोड़ते हैं, तब जाके इधर वाला जो उस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसका एरर निकलता है। मतलब कुछ भी फंक्शन हो, एक्स इजकल टू वाई प्लस जेड या फिर वाई माइनस जेड भी लिखा हो, तो वाई और जेड में जो भी एरर है वो ऐड करेंगे तब जाके एरर इन एक्स मिलेगा। ये स्टैंडर्ड सा नियम है, आपने पढ़ रखा होगा, ठीक। डेल ए बाई 1 प्लस ए, ठीक। बस अब यहाँ से क्या करें, इसको ऐड करें तो क्या होगा, यहाँ नीचे 1 माइनस ए है, डेल ए को अगर खोपचे में ले तो 1 बाई 1 माइनस ए प्लस 1 बाई 1 प्लस ए। तो ये क्या बन जाएगा, डेल ए ऊपर ऐड करें तो ए कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 2 बचेगा और ये 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये बना 2 डेल ए बाई 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये हुआ डेल आर बाई आर का वैल्यू। हमें क्या चाहिए, सिर्फ
एरर इन आर चाहिए, तो आर से मल्टीप्लाई करना होगा, आर इंटू ट्वाइस ऑफ डेल ए बाई 1 माइनस ए स्क्वायर। अब आर की वैल्यू क्या है, आर का जो एक्सप्रेशन दे रखा है वही डाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आर 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए इंटू 2 डेल्टा ए बाई 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या है, 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए। तो 1 माइनस ए अगर कैंसिल हो जाए तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 1 प्लस ए बचेगा, और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जो डेल्टा आर होगा वो क्या, 2 डेल्टा ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए का द होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तो जो एरर इन आर होगा वो ये होगा कुछ, ठीक, वही मतलब डेल्टा इन आर, डेल्टा आर हमें पूछ रहा है कितना होगा, तो यही बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन मैच हो रहा है। तो ये जो होगा अपना वो मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखें तो इसी में अगला पार्ट बोल रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट द इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज दिस। ठीक है, इट इज़ फाउंड दैट इतना न्यूक्लियाई डीके इन द फर्स्ट 1 सेकेंड फॉर एक्स वेरी लेस देन 1 ln 1 प्लस एक्स इजकल टू एक्स, स्टैंडर्ड सा है, आपने पढ़ रखा होगा मैथ में, अप टू फर्स्ट पावर ऑफ एक्स, द एरर डेल्टा लैम्डा इन डिटर्मिनेशन ऑफ द डी के कॉन्स्टेंट लैम्डा विल बी क्या होगा। ठीक है, तो मतलब ये डी के वाला है, तो उसमें क्या इक्वेशन होता था, अगर वो लिखे यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स से एन इजकल टू क्या होता था, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ऐसा कुछ होता था। ठीक, यहाँ पे क्या दे रखा है, एन नॉट, ये इनिशियल नंबर है, एन नॉट की वैल्यू दे रखा है कितना, 3000, मतलब इनिशियली इतना न्यूक्लियस प्रेजेंट था। 1 सेकेंड के बाद 1000 प्लस माइनस 40 न्यूक्लियस जो है वो डीके हो गया, डीके हो गया तो बचा क्या, ये एन क्या था जो बचा हुआ है, मतलब आफ्टर टी टाइम के बाद जो बचेगा वो ये नंबर था। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3000 इनिशियली माइनस जो डीके हो गया 1000, और ये प्लस माइनस 40 है, तो ये होगा कितना, एन की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 2000 प्लस माइनस 40, मतलब जो एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए है उसमें प्रोपोगेट करेगा, तो एन की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक, हमसे क्या पूछा जा रहा है, एरर इन लैम्डा, लैम्डा में एरर कितना होगा वो हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन की मदद से अगर हम एरर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो क्या होगा, दोनों पर पहले तो लॉग ले लेंगे, फिर ln n इजकल टू ln n नॉट माइनस लैम्डा टी। अब अगर डिफरेंशियल कैलकुलेट करें तो क्या होगा, 1 बाई एन डी एन इजिकल टू 1 बाई एन नॉट डी एन नॉट माइनस डी लैम्डा इंटू टी। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या, अच्छा एन नॉट में तो कोई एरर है नहीं, वो तो कांस्टेंट नंबर दे रखा है कि स्टार्टिंग में जो नंबर था वो 3000 फिक्स था, तो यानी कि ये वाला जो एरर है वो तो 0 हो गया। ठीक, टाइम में भी कोई एरर नहीं है, टाइम का वैल्यू फिक्स दे रखा है कितना, 1 सेकेंड, इसलिए उसको भी एरर कुछ नहीं लिए। ठीक, तो ये गया, तो बचा क्या, डी एन बाई एन इजिकल टू माइनस डी लैम्डा टी। अब ये माइनस को हम प्लस लिख देंगे क्योंकि एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एरर में हम इसका एरर और इसका एरर ऐड ही करेंगे। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे क्या प्लस लिख देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अब डी एन बाई एन क्या, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 40/2000। ठीक, मतलब ये क्या है, डेल्टा एन, डी एन मतलब क्या, डेल्टा एन, तो ये डेल्टा एन है बेसिकली, मेरा एरर इन एन, तो ये 40 और एन की वैल्यू कितना 2000, तो बस यहाँ पर डाल देते हैं 40/2000 इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा इंटू टी की वैल्यू कितना दे रखा, 1 सेकेंड में हमसे पूछा जा रहा है, तो बस डेल्टा लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 40/2000। और कुछ बोल रहा है या सिर्फ यही डायरेक्ट, यही सिर्फ पूछ रहा है, तो ठीक है, तो ये 10 से 10 ख़त्म, तो 4 बेसिकली 4/200, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2/100, तो बेसिकली 0.02 बन जाएगा। तो जो एरर इन लैम्डा होगा वो कितना हो जाएगा 0.02। सी ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो बस ये अपना इसमें फाइनल आंसर हो गया। ठीक, ठीक है, तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। To find the distance d over which a signal can be seen clearly in a foggy condition,
A railway engineer uses dimensional analysis and assume that the distance depends on the mass density rho of fog, intensity जो कि पावर बाई एरिया होता है, ठीक है, ऑफ लाइट सिग्नल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी. द इंजीनियर फाइंड्स दैट द डी इज प्रोपोर्शनल टू एस टू द पावर 1/n. तो n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है. एक इंजीनियर भाई साहब ने जो पढ़े हुए थे जेई के प्रिपरेशन के दौरान अपने, उसका यूज कर लिया. उसका यूज करके उन्होंने क्या फाइंड आउट करने की कोशिश की, मतलब कि कितना मैक्सिमम डिस्टेंस किसी फॉगी कंडीशन में देखा जा सकता है. तो वो जो डिस्टेंस, जो मैक्सिमम डिस्टेंस देखा जा सकता है, उसको उन्होंने माना कि वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, एस पे डिपेंड करेगा और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा. ऐसा उन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे माना. तो लेट से इसका अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा ऐसे डिपेंड कर रहा है. हमें नहीं पता है क्या कैसे होगा. तो ये लेट से डेंसिटी की पावर अल्फ़ा, एस की पावर बीटा और ये गामा. तो पूछ रहा है कि जो एस की वैल्यू आ रही है, मतलब एस की पावर जो है वो कुछ 1/n अगर है, तो n की वैल्यू मतलब बीटा की वैल्यू अगर 1/n है, तो यहाँ से हमें n की वैल्यू क्या होगा वो कैलकुलेट करना है. तो एट द एंड मतलब बेसिकली हमें बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सीधा साधा, ठीक. तो ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर लेते हैं. तो d का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l, ठीक. रो का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम, तो m l टू द पावर -3 टू द पावर अल्फा. एस क्या है, पावर बाई एरिया. पावर क्या, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम. एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml² t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई टाइम और एरिया, एस, एरिया का मतलब क्या, l², ठीक. दिस टू द पावर बीटा और फ्रीक्वेंसी क्या, t टू द पावर -1 टू द पावर गामा, ठीक है. तो ये हुआ. अब यहाँ से चला इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो इसको थोड़ा इधर लिखते हैं खोपचे में, या फिर इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे. ml टू द पावर -3 टू द पावर अल्फ़ा, ये क्या बन जाएगा, l कैंसिल हो जाएगा, t टू द पावर -3 बनेगा बीटा और t टू द पावर -1 गामा, ठीक. अब थोड़ा इसको इधर खोपचे में इक्वेट करते हैं. तो l की पावर 1 है, तो l की पावर 1, तो यहाँ से क्या, l -3 अल्फ़ा और बाकी तो कुछ है नहीं. तो -3 अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गया, 1, ठीक. हमें क्या कैलकुलेट करना है, बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो m का पावर क्या है, m का पावर देखा जाए तो 1 और यहाँ पे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि इधर m का डायमेंशन क्या है, 0, m की पावर 0 है. तो बस यहाँ बीटा इजकल टू माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से मिल जाएगा. अल्फ़ा की वैल्यू क्या, -1/3. तो अगर वो डाल दें -1/3, तो बीटा की वैल्यू क्या आई, 1/3. तो यही दे रहा है, बीटा की वैल्यू अगर 1/n है तो n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी. तो डायरेक्ट ही मिल गया यहाँ से. तो n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगा. तो ये अपना जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक. सीधा साधा सा क्वेश्चन था, ठीक. अगला सवाल, अगला एक कॉम्प्रिहेंशन है, तो वो देखते हैं. ये क्या बोल रहा है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फेनोमेना आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है. देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक क्वांटिटी मस्ट ऑल्सो बी रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है. द क्वेश्चंस बिलो ई एंड बी स्टैंड फॉर डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रेस्पेक्टिवली. एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट स्टैंड फॉर डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी एंड परम्युलेटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है. एल एंड टी द डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली, ठीक है. ऑल द क्वांटिटी आर इन SI यूनिट, ठीक है. द रिलेशन बिटवीन ई एंड बी क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो ई और बी में रिश्ता क्या होता है, अगर वो देखें तो लास्ट चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ई इक्वल टू क्या, BC, वो वाला BC नहीं, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड और C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, ठीक. और स्पीड ऑफ लाइट का भी एक हमने फॉर्मूला देख रखा था, 1/μ0 जो होता है वो C के बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट के. तो यहाँ पे हम अगर लिखना चाहें तो E इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 1/μ0 C के बदले और ये B, ठीक. अच्छा, E एंड B या रिलेटेड है, तो फालतू का हम कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हैं, मतलब एप्सिलॉन नॉट अभी घुसेरना नहीं है, यहाँ पे था तो मुझे लगा घुसेरना होगा, क्यों लगाना है, ठीक. छोड़ देते हैं इसको. तो E और B कैसे रिलेटेड, C का डायमेंशन हमें ईजिली मिल जाएगा और E और B कैसे रिलेटेड होंगे, तो E का डायमेंशन क्या हो जाएगा, E का डायमेंशन कहाँ से कैलकुलेट करें, F इजकल टू QE हम जानते हैं. तो E क्या हो जाएगा, F/Q. F का डायमेंशन कितना, ml t टू द पावर
-2 और क्यू क्या हो जाएगा 80। तो ई का डायमेंशन क्या हो जाएगा mL T⁻³ A⁻⁻1, ठीक है। बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, बी, अच्छा बी के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें, मतलब कुछ फॉर्मूला याद हो, FILB होता है, ठीक। तो बी क्या हो जाएगा यहाँ से F/IL, ठीक। तो फोर्स क्या mL T⁻⁻2 बाई करेंट इंटू लेंथ, तो ये हो गया। तो यहाँ से क्या मिला MALL तो ख़त्म, A⁻⁻1 T⁻⁻2, ये को आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये बीटा नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो बस ये रहा। वेट अ मिनट, यहाँ पे तो जो दे रहा है वो डायरेक्ट आ जाएगा, E=BC हम जानते हैं, और E और B के टर्म में ही दे रहा है, C क्या LT, ख़त्म ही क्वेश्चन। ये हम फालतू का कर रहे हैं, ये शायद अगले क्वेश्चन में काम आए, पर ये ऐसा कुछ करना ही नहीं है। E=B, C कितना L/T, और हमें इसी के टर्म्स में कैलकुलेट करना है, अगर ये ध्यान से देखें तो हम फालतू के ये सब कैलकुलेशन कर ही क्यों रहे हैं। E= हम ऐसा लिख सकते हैं ना, BL T⁻⁻1, ठीक, मतलब एक अदर डायमेंशन है जिसमें उसी के टर्म्स में करना है, तो ये हो गया डायरेक्ट, कुछ करना ही नहीं है, तो ये सीधे हो जाएगा ना। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ये आदत सी हो गई है हमेशा डायमेंशन कैलकुलेट करना, वो करना ही नहीं है, ये सीधे निकल आएगा इस फॉर्मूले से, ठीक। सॉरी, कुछ लोग तो पहले ही क्लिक कर गया होगा, आप लोग वेट करोगे क्या ये कर रहा है, बावला हो गया। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल में क्या दे रहा है, द रिलेशन बिटवीन ε0 एंड μ0 क्या होगा। अच्छा, अब इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, ये वाला सी का यूज करके, 1/μ0 ε0 अंडर रूट क्या होता है सी होता है, ठीक। स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो μ0 ε0 C²। तो यहाँ से μ0 लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा 1/ε0 और 1/C², ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। तो μ0 को क्या लिख सकते हैं ε0⁻⁻1, और C का यूनिट क्या हो जाएगा L² ऊपर T², ठीक। तो मतलब T⁻² और L⁻⁻2, ये बन जाएगा। तो ये अपना μ0 हो जाएगा। ऑप्शन मैच करने की कोशिश की जाए तो ये पावर -1 T⁻+2 होगा, नहीं T⁻+2 L-2 एप्सिलॉन की पावर -1 इसमें नहीं है। अच्छा, ये रहा T2, यस। तो डी ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला अगर इसमें मतलब ध्यान में हो और ये वाला, तो डायमेंशन का ही ख़त्म ही, के स्टैंडर्ड ही है सब कुछ, ठीक। तो बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सीधा सा सपाटा क्वेश्चन था। तो फोकट के मार्क्स मिलते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में, तो चीज़ें थोड़ी सी अगर ध्यान में हो तो सॉल्व करना ईजी होता है, ठीक। ठीक है, अगला सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, ए फिजिकल क्वांटिटी S इज डिफाइंड एज S = दिस वेयर E एंड B आर E मैग्नेटिक फील्ड, B E इलेक्ट्रिक फील्ड, B मैग्नेटिक फील्ड, म्यू = परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, द डायमेंशन ऑफ S और सेम डायमेंशन ऑफ जो द फॉलोइंग क्वांटिटी, ठीक है। तो S जो है कुछ ऐसे रिलेटेड है E×B/μ0, तो S का डायमेंशन इन सभी क्वांटिटी में कौन सा मैच करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो ठीक है, कैलकुलेट करते हैं फिर। तो S का E का डायमेंशन, अब क्या E का डायमेंशन हमने पीछे मेहनत किया था कुछ, ठीक है, ये हमने मेहनत किया था तो इसको ले लेते हैं डायरेक्ट, मेहनत कुछ तो काम आया। E का भी हमने कैलकुलेट किया था और B का भी कैलकुलेट किया था ये वाला, तो दोनों का ही डायमेंशन ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर पेस्ट मारें तो E का डायमेंशन क्या, मतलब ये, इसको ऑन कर दें 1 मिनट, ठीक है। तो E का डायमेंशन क्या, ये, तो इसका डायमेंशन अगर यहाँ पे डालें और B का भी, और μ0 का, B का भी मिल गया, μ0 का डायमेंशन क्या होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो म्यू नॉट का डायमेंशन कहाँ से कैलकुलेट कर लें? म्यू नॉट के लिए क्या यूज कर सकते हैं? कुछ फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। बी इजकल टू क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई सेंटर ऑफ द सर्कल आर समथिंग, कुछ इस टाइप का रिलेशन होता है। ठीक, तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड आर बाई करेंट। ठीक, तो अगर यूनिट कैलकुलेट करें म्यू नॉट का, तो म्यू नॉट का मतलब डायमेंशन, तो बी का डायमेंशन एम ए टू द पावर -1 टी टू द पावर -2 इंटू आर मतलब एल बाई करेंट मतलब ए। तो म्यू नॉट का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम ए टू द पावर -2 टी टू द पावर -2 एल। ठीक, ये म्यू नॉट का डायमेंशन हो गया। तो सबका डायमेंशन मिल गया, तो इसमें डाल देते हैं। तो डालेंगे तो क्या ई कितना? एम एल टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -1 इंटू बी का अगर डायमेंशन मल्टीप्लाई करें तो क्या? एम ए टू द -1 टी टू द -2 बाई म्यू नॉट एम ए -2 टी -2 एल। ठीक, अब मेहनत वाला काम है, बस ऊपर को मल्टीप्लाई करके अगर एक साथ लिखे तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर, या फिर कैंसिल वैंसिल कुछ कर लेते हैं। एम से एम ख़त्म, एल से एल ख़त्म, टी स्क्वायर कहीं ऊपर है क्या? टी स्क्वायर से टी स्क्वायर ख़त्म, ए टू द पावर -2, तो 8 पावर -1 और ये -1 -2 ख़त्म। बचा क्या? एक एम बचा हुआ है, ये रहा, और टी की पावर -3, टी की पावर -3। तो एस जो बना वो सीधा सा बना, एस का जो डायमेंशन आया वो ये आया। ठीक, अब ये डायमेंशन इसमें से किसका है वो चेक करना पड़ेगा बारी बारी से। तो ठीक है, चेक करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ एस, इसको खोपचे में लाते हैं इधर थोड़ा, ठीक है, और बारी बारी से एक एक को देखते हैं। तो इन सभी कैलकुलेशन को ले जाते हैं नीचे। चलो, इनका अब कुछ काम है नहीं, इसको यहाँ पे रखते हैं और बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, एनर्जी एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई चार्ज। चार्ज का क्या हो जाएगा? ए इंटू टी, करेंट ए। अगर इसका डायमेंशन देखें तो इसमें सिंपल है कि पहले तो ए स्क्वायर नीचे आ रहा है और इसमें ए है ही नहीं, तो ये ऑप्शन ये ख़त्म, फालतू काम करने की ज़रूरत भी नहीं है आगे। अगला ऑप्शन पे देखते हैं, बी, फोर्स एम एल टी टू द पावर -2 बाई लेंथ इंटू टाइम। लेंथ ख़त्म, एम टी की पावर -3, यस मैच कर रहा है। ठीक, तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, बी ऑप्शन डायमेंशन सेम है। सी देखे तो क्या? एनर्जी एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 बाई वॉल्यूम एल पावर 3। अच्छा, कुछ डायमेंशन याद रखें, जैसे फोर्स का याद रखें, बहुत ही बार यूज होता है, एम एल टी टू द पावर -2। एनर्जी के लिए क्या? लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम एल स्क्वायर बन जाएगा, एम एल स्क्वायर टू द पावर एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। ये दो डायमेंशन एटलीस्ट याद रखें, बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक, ये अब ये एल नीचे एक बच जाएगा और एल यहाँ पे है नहीं, तो इस कारण ये रिजेक्ट, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, बी होगा। डी चेक करते हैं, पावर बाई एरिया। पावर का क्या? एनर्जी बाई टाइम, तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 एनर्जी बाई टाइम, एरिया के लिए क्या? एल स्क्वायर। ठीक, तो एल स्क्वायर ख़त्म, ये क्या बना? एम एल टू द पावर -3, तो ये भी मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन भी क्या होगा? करेक्ट। तो डी का भी डायमेंशन मैच कर रहा है, तो बी और डी जो है अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका जो डायमेंशन है वो इसके बराबर है। ठीक, तो बस ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक, अगला सवाल के तरफ प्रस्थान करते हैं। तो अगला सवाल बोल रहा है, सम टाइम इट इज convenient to construct a system of units so that all quantity can be expressed in terms of only one physical quantity। ठीक है, in one such system the dimension of different quantities are given in terms of the quantity x as follow: position, this, speed, acceleration, linear momentum, force, this that। ठीक है, then कुछ रिश्ता दे रखा है, वो हमें फाइंड आउट करना। ठीक, मतलब बोल क्या रहा है कि कभी कभी ये चीज़ें आसान होती है कि सबका सारे ही क्वांटिटी का अगर हम डायमेंशन किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के टर्म्स में अगर लिखें तो दुनिया आसान हो जाती है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो अब हमसे बोला जा रहा है कि अगर पोजीशन को हम इस तरीक़ा से लिखें, स्पीड को इस तरीक़ा से लिखें, एक्सेलरेशन को ऐसे लिखें,
लीनियर मोमेंटम को, फोर्स को ऐसे ऐसे लिखें, तो ये जो कोएफिशिएंट है इसका, मतलब कोएफिशिएंट नहीं, एक्सपोनेंट जो है, उन एक्सपोनेंट में रिश्ता क्या होगा वो रिश्ता हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बात यहाँ पे किस किस की हो रही है, पोजीशन, मतलब एक्स, अच्छा एक्स ऊपर ही है, ठीक है, पोजीशन को क्या लिख लें, एस लिख लेते हैं, स्पीड, स्पीड को वी लिख लें, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम और फोर्स। ठीक है, ये सभी क्वांटिटी है। अब ये डिपेंडेंट कैसे हैं, ये एक्स टू द पावर अल्फ़ा, एक्स की पावर बीटा, एक्स की पावर पी, एक्स की पावर क्यू और ये एक्स की पावर आर। ठीक है, तो हमें इन सभी एक्सपोनेंट का रिश्ता कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, तो पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं ये आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं। ठीक, अगर इनमें कुछ रिश्ता फाइंड आउट करें तो क्या लिख सकते हैं, एफ जो होता है वो क्या होता है, एफ जो होता है वो पी बाई टाइम होता है, डी पी बाई डी टी, तो पी बाई टाइम का डायमेंशन होगा, मोमेंटम बाई टाइम का। अब टाइम का डायमेंशन कहाँ से निकालें, तो अगर पोजीशन और स्पीड को देखें, अगर तो पोजीशन स्पीड में अगर हम पोजीशन से डिवाइड करें तो जो पोजीशन स्पीड क्या होता है एल बाई टी, और पोजीशन क्या होगा एल, एल एल का ख़त्म हो जाएगा, वो नीचे टी आएगा, तो वही हमें चाहिए। तो इसको हम वी बाई एस कर दें तो इसके डायमेंशन में नीचे टी आएगा, तो पी बाई टी जो है वो फोर्स बन जाएगा। तो फोर्स को हम का डायमेंशन जो होगा इनके डायमेंशन के बराबर होगा। ठीक, तो अब अगर हम लिखें एफ क्या है, एक्स टू द पावर गामा, पी क्या है एक्स की पावर क्यू, भी क्या है मतलब एक्स की पावर बीटा बाई एक्स की पावर एस क्या है अल्फ़ा। तो यहाँ से क्या आया, गामा इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा, ये एक रिश्ता आएगा। ठीक, तो एक रिश्ता ये हो गया, इसको ऐसे ही रखते हैं, ये कुछ ऑप्शन मैच करा रहा है, ये बेसिकली है क्या, अल्फ़ा बीटा क्यू और गामा में रिश्ता है, अल्फ़ा बीटा क्यू और गामा में, अल्फ़ा बीटा तो इसमें है ही नहीं, अच्छा इसमें अल्फ़ा नहीं है, तो ये अपने को डायरेक्ट कुछ काम का नहीं है, लेकिन आगे कहीं ना कहीं तो काम करेगा। तो अभी इसको खोपचे में रखते हैं और कुछ रिश्ता जनरेट करते हैं। और क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, अगेन स्पीड बाई टाइम लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड और डिवाइडेड बाई टाइम, तो टाइम के लिए अगेन क्या वी बाई एस कर देते हैं, तो वहाँ से नीचे टाइम आ जाएगा। तो अगर ये लिखें तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्स की पावर पी, तो पी इजिकल टू क्या हो जाएगा, एक्स की पावर पी वी स्क्वायर, तो भी मतलब टू बीटा डिवाइडेड बाई एस, तो अल्फ़ा, टू बीटा माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा बेसिकली, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब सेम तरीका से ऐसे लिखें इसका सारा, तो जो एक्सपोनेंट को इक्वेट करने पे ये मिलेगा अपने को। ठीक, लिख ही देते हैं एक बार, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब एक्सेलरेशन को एक्स की पावर पी इजिकल टू वी स्क्वायर, वी को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर टू बीटा बाई एस, मतलब एक्स की पावर अल्फ़ा। तो यहाँ से कोफिशिएंट इक्वेट करें तो क्या, टू बीटा माइनस अल्फ़ा, ये सेकंड इक्वेशन मानते हैं इसको। ठीक, और कुछ कर सकते हैं, तो हमें अगर ऑप्शन चेक करें तो ये क्या है, अल्फ़ा पी और बीटा के बीच में रिलेशन है, अल्फ़ा पी और बीटा के बीच में तो ये भी रिलेशन है, तो इसको इससे इक्वेट करें तो क्या सही है, जो टू बीटा है वो अल्फ़ा प्लस पी के बराबर है, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक, ये वाला जो है वो किन के किट में है, पी क्यू आर बीटा के बीच में है, तो क्यू क्यू आर बीटा, पी चाहिए तो अल्फ़ा को हटा के हमें पी लाना होगा, तो इससे हम कर सकते हैं अल्फ़ा को हटा के पी ला सकते हैं, तो अल्फ़ा के बदले क्या लिख सकते हैं, टू बीटा माइनस पी, तो इसको करते हैं। तो इसमें अगर हम गामा इजकल टू क्यू प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा के बदले क्या लिखेंगे हम, टू बीटा माइनस पी, यहाँ से। ठीक, तो ये क्या बनेगा, गामा इजकल टू क्यू प्लस क्यू माइनस बीटा हो जाएगा, मतलब प्लस बीटा माइनस टू बीटा। ठीक, और प्लस पी। ठीक, तो यहाँ से बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, बेसिकली बीटा इजकल टू हमें फाइंड आउट करना है, तो बीटा को इधर लाएं और आर को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस आर, तो बीटा का एक्सप्रेशन ये आ रहा है पी क्यू आर के टर्म में, तो बीटा इजकल टू पी प्लस क्यू माइनस आर, जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, तो जो डी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, वो नहीं होगा। ठीक, ये वाला ऑप्शन चेक करना हो तो कैसे, पी क्यू आर और अल्फ़ा में रिश्ता है ये, तो
क्यू आर अल्फ़ा, और यहाँ पे बीटा के बदले पी चाहिए, तो बीटा के बदले पी हम इस वाले से ला सकते हैं, ठीक। तो फिर हम क्या करेंगे, इसी वाले इक्वेशन में आर इज इक्वल टू क्यू, और बीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस पी बाई 2 लिख सकते हैं बीटा के बदले यहाँ से, ठीक, और माइनस अल्फ़ा, ठीक। तो ये देखा जाए अगर, तो ये अल्फ़ा पी क्यू आर में रिश्ता है, और ये अल्फ़ा पी क्यू आर में ये भी रिश्ता है। तो अगर ये जो है इससे मैच करेगा तो सही है, नहीं मैच किया तो गलत। तो देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, ये आर इज इक्वल टू 2q प्लस अल्फ़ा प्लस पी माइनस 2 अल्फ़ा, और 2 इधर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बना, 2r इज इक्वल टू 2q माइनस अल्फ़ा प्लस पी। हमें को क्या अल्फ़ा इज इक्वल टू में करना है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q प्लस पी माइनस 2r। तो पहले तो 2 है, इसमें कहीं 2 दे नहीं रखा है, ठीक, तो इसलिए गलत है। तो जो ये ऑप्शन है मैच नहीं कर रहा है, मतलब अल्फ़ा पी क्यू आर में जो रिश्ता अगर कैलकुलेट करें तो वो ये रिश्ता जो है वो ऐसा कुछ आ रहा है, और वो जो रिश्ता दे रखा है वो मैच नहीं कर रहा है, यानी कि सी ऑप्शन गलत है। तो ए और बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा सिर्फ, ठीक। तो बस यही पूछ रहा था, थोड़ा लेंदी था, ठीक, मतलब एक एक को कंपेयर करना था। मल्टीपल करेक्ट का यही मतलब लोचा होता है, और +4 - 2 का बात होती है, तो ध्यान से आराम आराम से, इसमें थोड़ा पेशेंस लगता है चेक करने में सबको, तो ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन मतलब कंप्लीट हुआ। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, लेट अस कंसिडर अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस। अच्छा, अब ये कुछ नया बनाया जा रहा है, मास और एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, तो एम वी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L/T, और आर का L, तो यानी कि ml² T⁻⁻1, ये भी एक डायमेंशन लेस है, कुछ डायमेंशन नहीं, और मास का भी कोई डायमेंशन नहीं, ठीक, ठीक है। इफ़ लेंथ हैज डायमेंशन L, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अच्छा, अब लेंथ का लेकिन डायमेंशन है, तो लेंथ का डायमेंशन L है, ठीक है, तो कौन सा इसमें से करेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर ऊपर जो दे रखा है कि मास का कोई डायमेंशन नहीं है, तो ठीक है, मास का डायमेंशन नहीं है, तो मास का डायमेंशन नहीं है, तो यहाँ भी मास का कुछ डायमेंशन नहीं होगा, तो ये भी कोई डायमेंशन नहीं, तो और यहाँ भी कोई डायमेंशन नहीं है, तो कोई डायमेंशन नहीं मतलब क्या, इसको ऐसे हम लें कि m = 1 मान सकते हैं, कुछ डायमेंशन नहीं, तो ये 1 हो गया। तो L² T⁻⁻1 का भी कोई डायमेंशन नहीं, तो सिंपल 1 हो जाएगा। तो L² का डायमेंशन क्या हो जाएगा, T, मतलब L² T को हम उधर भेजें तो L² का डायमेंशन क्या हो जाएगा, T, तो L का डायमेंशन क्या हो जाएगा, T⁻1/2। लेकिन यार यहाँ पे दे रहा है कि लेंथ का डायमेंशन है L, तो सिर्फ लेंथ ही है, टाइम का भी कुछ डायमेंशन नहीं होगा, तो टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो यहीं से एक्चुअल में इसको ऐसे कन्वर्ट ना करें, तो टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L², और लेंथ का डायमेंशन L, ठीक, ये, और m का कुछ डायमेंशन नहीं है, यानी कि m = 1। तो अपने को ये बातें फॉलो करना, m = 1, टाइम का डायमेंशन L² और लेंथ का डायमेंशन L, बेसिकली ये बात बोला जा रहा है। तो अब देखते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा। तो फोर्स का क्या होता है, mL/T⁻, अगर हम स्टैंडर्ड अपना देखें तो mL/T⁻2 होता है, लेकिन हमारी दुनिया में जो यहाँ पे इस दुनिया की बात की जा रही है वहाँ पे मास का कोई डायमेंशन नहीं है, तो मास 1 हो जाएगा। लेंथ का डायमेंशन है L, T का डायमेंशन क्या है, L², तो T⁻2 का क्या हो जाएगा, L⁻⁻4, तो ये क्या होगा, L⁻3, यानी कि जो फोर्स का डायमेंशन आया वो क्या, L⁻3, यानी कि यही बोल रहा है, तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सही है, ठीक। द डायमेंशन ऑफ पावर इज क्या होगा, तो ठीक है चेक करते हैं। तो पावर क्या, फोर्स बाई, मतलब एनर्जी बाई एरिया, एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी वो इंटेंसिटी होता है, पावर बाई एरिया। तो पावर क्या, एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन क्या, mL² T⁻2 डिवाइडेड बाई टाइम, तो T⁻3 बन जाएगा, ठीक। अब हमारी दुनिया में मास का कोई डायमेंशन नहीं,
लेंथ का डायमेंशन है एल स्क्वायर, ठीक है। टाइम का डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर, तो टी टू पावर -3 क्या हो जाएगा, माइनस टी की पावर -6 बन जाएगा, ठीक। तो ये क्या, सॉरी, टी की पावर -3 एल की पावर -6 बन जाएगा ये, ठीक। तो एल की पावर -4, तो जो पावर का डायमेंशन आया वो क्या, एल की पावर -4, यहाँ पे एल की पावर -5 दे रखा है, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन चेक करें तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज क्या होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा ही है। तो एनर्जी क्या होता है, ml² T⁻², मास का कुछ नहीं, लेंथ का L², टी का टी की पावर -4 बन जाएगा, सॉरी एल की पावर -4 बन जाएगा। टी क्या है, L² है, तो टी की पावर -2 क्या है, एल की पावर -4 बन जाएगा। तो ये क्या आया, एल की पावर -2 ओवरऑल, और यहाँ पे दे रखा है एल की पावर -2 ही, तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला देखा जाए, डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज दिस, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, लीनियर मोमेंटम क्या, एम भी, mL/T⁻1, ठीक। एम का डायमेंशन कुछ नहीं, एल का एल ही, और टी का डायमेंशन टी का डायमेंशन क्या है, L², तो LT-1 क्या हो जाएगा, एल की पावर -2, तो एल की पावर -1 आया। तो यही दे रखा है कि लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन एल के पावर -1, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। समझ में आया, ये थोड़ा सा मैं फास्ट किया कि मतलब एम का कुछ डायमेंशन नहीं, एल का एल ही, और टी का डायमेंशन क्या है, L², तो टी की पावर -2 क्या हो जाएगा, एल की पावर -2, एल की पावर -2, तो एल की पावर -1 ओवरऑल। तो ये, तो ए सी और डी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। मल्टीपल करेक्ट था, तो ये रहा, मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, A C D फाइनल आंसर इसका, ठीक। तो बस सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, तो इस चैप्टर में इतना ही, ठीक। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। आपका क्या फीडबैक है वो ज़रूर दें, और पढ़ाई करते रहें, हेल्थ का पे ध्यान रखें, अभी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। और फालतू की बातें ना सोचें इधर उधर का, एकदम फुल्ली प्रिपरेशन में लगे रहें। टाइम की कमी है तो ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे, ज्ञान के लिए कहीं और से करें, कहीं से नहीं करना है, कुछ ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें, सिर्फ वही चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मोटिवेशन में ही टाइम वेस्ट सारा नहीं कर देना, क्वेश्चन सॉल्व करने में फोकस करना है। इसका जो PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग, ठीक। मिलते हैं अगले चैप्टर में।